महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले दो ऐसी चीजें हुई जिसे आज की दुनिया में भी फॉलो किया जाता है। फिर चाहे वो खेल का क्षेत्र हो या किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा हो या फिर युद्ध का क्षेत्र हो, उन दो चीजों को आज भी फॉलो किया जाता है। कौन सी है वो दो बातें? युद्ध शुरू होने से पहले आपने देखा होगा या सुना होगा या जाना होगा कि जो दुर्योधन एक तरफ से था कौरवों की तरफ से और एक तरफ से अर्जुन थे, तो ये मैदान में सामने की तरफ आते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो उनका सामने वाला दुश्मन है वो कितना ताकतवर है, उसके सामने कितने कितने महारथी है और उनमें कितनी क्षमता है। और उसके बाद दूसरा काम उन लोगों ने यह भी किया कि उनकी अपनी क्या रणनीति होगी, उनकी अपनी क्या क्षमता है और उस क्षमता के आकलन के आधार पर उन्हें अब क्या प्रयास करना चाहिए। तो ये दो चीजें हैं, पहली कि सामने वाले के पास कितनी क्षमता है और दूसरी हमारी कितनी क्षमता है और हमें कैसे अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। और ये हुआ, युद्ध में हुआ, उस दौरान हुआ, आज भी हो रहा है। और कितना बढ़िया हो कि दुनिया भर के देश अपनी तैयारी जो करना चाहते हैं, कोई युद्ध नहीं होने वाला लेकिन अपने आप को तैयार हर कोई रखना चाहता है, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित महसूस करने के लिए, उसके लिए एक रिपोर्ट आए और उस रिपोर्ट के आधार पर उसे बहुत सारी चीजों का पता चल जाए और यूपीएससी एस्पिरेंट या आम लोग जिन्हें यह जानना है उन्हें भी पता चल जाए कि आखिर दुनिया भर के देशों में क्या तैयारी चल रही है। तो यह तैयारी किस प्रकार की है? हथियारों की है। अभी एक रिपोर्ट आई है सीप्री की जिसमें यह बात पता चली है कि यूक्रेन दुनिया में सबसे बड़ा हथियारों का खरीदार रहा है। पिछले 4 सालों के आंकड़ों के आधार पर यह पता चला है 20 से 24 तक में, और सीप्री 2024 की रिपोर्ट में 20 से 2024 यानी कि 5 साल का हम देखते हैं लगभग, तो यह आंकड़ा दिखाई देता है। तो यहां पे देखें भारत भी है उसी में दूसरे नंबर पर, भारत की भी तैयारी हथियारों की खरीद में दूसरे नंबर पे है और इसका मतलब है कि दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। तो पूरी खबर क्या है, पूरी रिपोर्ट क्या है और इस पूरी रिपोर्ट के मायने क्या है, उसका क्या निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए, उससे दुनिया के बारे में क्या पता चलता है कि आखिर दुनिया कहां जा रही है और किस तरफ जा सकती है, क्या नुकसान हो सकता है या क्या नुकसान हम होने से अपने आप को बचा सकते हैं, ये सब कुछ इस रिपोर्ट से पता चलेगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। मैं हूं केवल आपके सामने और आप देख रहे हैं दृष्टि आईएएस का इन-डेप्थ प्रोग्राम। चलिए सबसे पहले मुद्दे की बात आती है कि आपके सामने वो कौन कौन से पॉइंट है जिन पे डिस्कस होगा। तो खबर क्या है, फिर उसके बाद हम जानेंगे यह चर्चा में क्यों है, उसके बाद चूंकि ये सीप्री रिपोर्ट है तो ये सीप्री आखिर है क्या, और उसके साथ में हम ये जानेंगे कि सीप्री क्या है के साथ साथ सीप्री 2024 की जो रिपोर्ट आई है इसके सारे महत्वपूर्ण आंकड़े कौन कौन से हैं और इन आंकड़ों के आधार पर इसका मूल्यांकन करेंगे कि क्या निष्कर्ष हमें समझ में आता है, और अंत में एक अभ्यास प्रश्न रहेगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस बात से कि खबर क्या है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर आफ्टर यूक्रेन, यानी कि यूक्रेन पहले नंबर पे, इंडिया दूसरे नंबर पे। इसी तरह से खबरें भारत में चर्चा में है और दुनिया भर में इस प्रकार से है कि सबसे बड़ी मात्रा में कौन सा आयातक देश है, यूक्रेन है, भारत का भी नाम है, यानी कि दुनिया भर में ये खबर चर्चा में है। और सबसे बड़ा निर्यातक कौन है ये भी खबर चर्चा में है और उसका क्या मतलब निकल रहा है, सब कुछ है। तो अब बात ये आती है कि आप देख सकते हैं एक आभासी चित्र है जिसमें दिखाई दे रहा है कि दुनिया के नक्शे पर किस प्रकार से हथियार सजे हुए हैं और इसी प्रकार से हर कोई अपनी तैयारी करके बैठा हुआ है। तो अब सबसे पहले चर्चा में यह क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि इससे यह पता चल रहा है कि आखिर जो इस वक्त हम देखते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे हम इजराइल हमास का हम संघर्ष देख लें, चाहे हम रूस यूक्रेन का संघर्ष देख लें, इसके अलावा चाहे हम अफ्रीकी क्षेत्रों में संघर्ष देख लें, पता चलता है कि किस प्रकार से हर कोई अपनी तैयारी करके हथियारों की खरीद फरोख्त कर रहा है और आगे वहां पर और क्या स्थिति बन सकती है। तो सबसे पहले अब यहां पे देखिए कि सीप्री रिपोर्ट की हमने बात की थी। सीप्री रिपोर्ट के बारे में जानने से पहले आपको एक नक्शे की तरफ ध्यान दिलाता हूं। इस नक्शे में देखिए यूरोप का नक्शा है। यूरोप में आप उत्तर की तरफ आइए, इस क्षेत्र को देखिए। अब इस क्षेत्र को देखने के लिए यहां आ जाइए। अब यहां पे देखिए आपको 3 देश दिखाई देंगे, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में खास बात यह है कि इन तीनों देशों को मिलाकर के खास नाम से पुकारा जाता है। स्कैंडिनेवियाई देश है ये। तो ये सारे देशों को मिला के, 3 देशों को मिला के कहा जाता है। तो उन्हीं में से एक जो बीच में ये दिख रहा है स्वीडन, उसकी राजधानी है यहां पे स्टॉकहोम। इसी स्टॉकहोम में सीप्री का मुख्यालय है और 1966 में सीप्री की स्थापना हुई थी। एक ऐसा संगठन है जो अस्तित्व में आता है, एक ऐसी संस्था जो 1966 में अस्तित्व में आई। मुख्यालय स्वीडन के स्टॉकहोम में है और इसी से इसका पूरा नाम पड़ा। तो पूरा नाम क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसी को फुल फॉर्म को हम छोटा कर देंगे तो ये हो जाएगा सीप्री।
और इसकी रिपोर्ट जो आई है 2020 से 24 के लिए आई है, 5 सालों का आंकड़ा रहेगा, जिसमें यह पता चल रहा है कि वैश्विक रक्षा व्यापार यानी कि हथियारों की खरीद फरोख्त में क्या रुझान रहे, किसने कितना खरीदा, किसने कितना बेचा, भारत, यूक्रेन, पाकिस्तान, अन्य जो देश थे उनकी क्या स्थिति रही आयात निर्यात में। अब यहां पे अगली बात आती है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या है। तो देखिए, स्थापना कब हुई, मैंने बता दिया 1966 में हुई। किस प्रकार की संस्था है, अंतरराष्ट्रीय संस्थान है और स्वतंत्र है। और इसकी खास बात यह है कि इसकी आंकड़ों का विश्वास दुनिया करती है। अब ये क्या बताता है, जो युद्ध है, संघर्ष है, युद्ध की सामग्रियां हैं, हथियार नियंत्रण है, निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में जो शोध होते हैं, उस शोध को लेकर के उन्हें ये पब्लिश करते हैं। और उन शोध के माध्यम से ये पता चलता है कि दुनिया में किस प्रकार की नीति निर्माता अपने काम कर रहे हैं, शोधकर्ता क्या काम कर रहे हैं, मीडिया क्या काम कर रहे हैं, इच्छुक लोग, ये सब अपना अपना विश्लेषण देके जानकारी देते हैं। तो अभी जो जानकारी आई है वो हथियारों के संदर्भ में, जैसे आप देख सकते हैं। तो इसमें इस पूरी रिपोर्ट में क्या है ये जानने का प्रयास करते हैं। इस रिपोर्ट में बहुत कुछ है, एक एक करके देखेंगे, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी आगे बढ़ने से पहले वो ये है कि जो भी विद्यार्थी चाहते हैं कि वो अपनी यूपीएससी की तैयारी को आसान कर सकें, उस तैयारी को आसान करने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि उनके सामने उनका लक्ष्य होना चाहिए। तभी आप उसके लिए एक रणनीति बनाएंगे और उस रणनीति में आपकी तैयारी का साथी दृष्टि आईएएस हो सकता है, क्योंकि इस होली के अवसर पर आपके लिए लेकर आया है एक खास मौका क्या है कि जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, दृष्टि आईएएस के दृष्टि लर्निंग ऐप के माध्यम से उनके लिए सारे ऑनलाइन कोर्सेज 60% कम कीमत पर उन्हें मिलेंगे। और अगर मैं ऑनलाइन कोर्स की बात करता हूं और यूपीएससी की बात करता हूं, तो उसमें सबसे बेहतर कोर्स हो जाता है ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स। क्योंकि ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स की खास बात यह होती है कि आपकी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ हो जाएगी, तो एक समग्र तैयारी होगी और बेसिक से एडवांस तक होगी। परीक्षा की प्रक्रिया जब लंबी होती है तो आपकी तैयारी भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। तो फाउंडेशन कोर्स आपकी नींव मजबूत करता है और आपको ऊंचाई तक ले जाने में अपनी पूरी क्षमता रखता है। तो इसकी खास बात है कि सर्वश्रेष्ठ टीचर भी पढ़ाएंगे, क्वालिटी का स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, साथ में पर्याप्त गाइडेंस भी मिलेगा। और इसके साथ में खास बात यह है कि क्लासेस को लेकर के जो फीचर है, जैसे कि आप क्लास को डाउनलोड कर लीजिए एक बार, उसके बाद जब इंटरनेट ना हो तब भी आप बिना इंटरनेट के देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। और जितनी बार आप चाहें 3 साल में उतनी बार देख सकते हैं। रिवीजन करने के लिए आपके पास मौका रहेगा। जो हिंदी मीडियम में लेना चाहते हैं कोर्स, हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम में लेना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। तो यह मौका सिर्फ 12 मार्च तक है, यानी कि समय कम है, तो इसका फायदा आप जल्द से जल्द उठा लीजिए, क्योंकि ऐसा मौका आपके सामने आया है आपकी तैयारी को अफोर्डेबल बनाने का, आपको तैयारी को आपके बजट में रखने का। ठीक है, तो अगर आपके मन में कोई संशय है, अगर आपको लगता है कि मैं इस कोर्स के बारे में मुझे और जानने की जरूरत है, ये तो ठीक है कि मुझे 60% कम कीमत पर मिल जाएगा, फीस कम लगेगी तो बजट में तैयारी होगी, लेकिन मन में कुछ सवाल है, तो उन सवालों का जवाब पाने के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट आपको सही राय दे देंगे। 87501 इस नंबर पर कॉल करना है, या फिर मैं यहां लिख देता हूं 87501 इस नंबर पर कॉल करेंगे तो हमारे एक्सपर्ट आपको सही राय दे देंगे। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज हैं वो भी 40% कम कीमत पर मिलेंगे, और इसके अलावा जो बुक्स हैं वो भी 40% कम कीमत पर मिलेंगे, और ऑनलाइन कोर्स 60% कम कीमत पर मिलने वाले हैं। ऑप्शनल हो या प्रीलिम्स के लिए तैयारी करनी हो या सिर्फ मेंस के लिए करनी हो, वो सारे विकल्प आपके सामने मौजूद रहने वाले हैं। लेकिन आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कॉल कर लीजिए, क्योंकि संवाद से सॉल्यूशन निकलता है। अब आ जाते हैं रिपोर्ट पे। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक 2020 से 24 में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक बना। तो अब इसमें देखिए, यूएसए, जर्मनी, पोलैंड से आपूर्ति किए गए। सबसे ज्यादा यूक्रेन ने अगर किसी से खरीदा है तो यूएसए से खरीदा, जर्मनी से खरीदा, पोलैंड से खरीदा, यानी कि ये कह सकते हैं कि अमेरिका से और यूरोपीय देशों से खरीदा। और यूक्रेन इतना क्यों खरीद रहा है? पहले यूक्रेन इतना नहीं खरीद रहा था। यूक्रेन की वजह सिर्फ यही है, रूस यूक्रेन युद्ध। इसी की वजह से, रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से यूक्रेन जो खरीदारी कर रहा है, आप देखिए 6633% ज्यादा मात्रा में वो खरीदारी कर रहा है अपने आम दिनों की तुलना में, पहले की तुलना में। तो ये बड़ी बात है। दूसरी तरफ आप ये देखिए, 2015 से 19 की तुलना में 2020 से 24 में ये अंतर आया है। तो सीधे सीधे युद्ध जो कि ज्यादा साल अभी हुए नहीं है, इसी 5 साल के अंदर की सारी बातें हैं। इसी वजह से यूक्रेन में हालात ऐसे हैं, और उसी हालात की तैयारी की वजह से यूक्रेन को ज्यादा आयात करना पड़ रहा है। तो सबसे बड़ा खरीदार है।
और उसके बाद जहां युद्ध नहीं हो रहा है, जहां संघर्ष नहीं हो रहा है, लेकिन अपने पड़ोसियों से चौकन्ना रहने के लिए, अपने पड़ोसियों से अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के लिए और जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल करने के लिए भारत भी पीछे नहीं है और भारत दूसरे नंबर पे है। तो दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक है। अब यहां पे भारत के कुल हथियार आयात में देखें तो 9.3% की गिरावट आई है। अब कहने की बात तो यह है, हर जगह खबर चलेगी कि भारत दुनिया में दूसरे नंबर पे है हथियार खरीदने में। पर एक बात यह भी ध्यान रखनी है कि पिछले 4-5 सालों में, 2020 से 24 तक में 5 सालों में स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि भारत ने इतना कम किया है खरीदने में, 9.3% की गिरावट है, उसके बाद वो दूसरे नंबर पे है। फिर उसके बाद 2015 से 19 की तुलना में देखिए 20-24 में क्या स्थिति है, भारत के हथियार आयात में गिरावट 56% की आई है। तो आप देख सकते हैं कि भारत की जो स्थिति है वो देखें तो उसने आयात में कमी की है, लेकिन फिर भी वो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा आयातक। चलिए अब उसके बाद देखिए भारत अभी भी वैश्विक हथियार का कितना रखता है, 7.6% हिस्सा, और 7.6% हिस्सा इससे दूसरे नंबर पे लेके आता है। फिर उसके बाद भारत के जो रक्षा साझेदार हैं या हथियार स्रोत हैं, यानी कि जहां से भारत हथियार ले रहा है, वो देश देखिए कौन से हैं। एक देश ऐसा है जिससे हथियारों की खरीदी उसने कम की है, लेकिन उसके बावजूद वो पहले नंबर पे है। कौन है? भारत के खास दोस्त। भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता बना हुआ है रूस। जितना भी हथियार, मान लीजिए 100% अगर वो हथियार खरीदता है, बाहर से जितना खरीदता है उसका 36% वो रूस से ले रहा है। और उसके बाद हिस्सेदारी में लेकिन इसमें तेजी से कमी आई है। कमी आने के बावजूद भी ये पहले नंबर पे है। इसका मतलब हम काफी ज्यादा मात्रा में रूस से ले रहे थे, लेकिन हमने अपनी निर्भरता रूस पे कम की है। हम रूस की जगह हमने अपनी निर्भरता थोड़ी सी कहीं और बढ़ाई है। तो कहां बढ़ाई है? फ्रांस पे बढ़ाई है। 21% हम यहां से आयात कर रहे हैं और अमेरिका से 14% हम आयात कर रहे हैं। तो भारत के 3 सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता में रूस, फ्रांस और अमेरिका। अब उसके बाद देखिए भारत ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू जेट और 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियां खरीदी। ये बात आपको पता है। ये सिर्फ वो नाम है जो आपके सामने है, मीडिया में है, चर्चा में है, और भी ऐसे हथियार हैं। फिर देखें भारत फ्रांस से 26 राफेल एम और 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन पनडुब्बियां खरीदने की योजना आगे के लिए बना रहा है। ये भी चर्चा में है। अब उसके बाद आगे पाकिस्तान की स्थिति क्या है? पाकिस्तान ने आयात में भारी वृद्धि की है। पाकिस्तान ने पिछले 5 सालों में 2020 से 24 में 61% की बढ़ोतरी की है। अब 61% की बढ़ोतरी बड़ी बात है। आधे से ज्यादा मात्रा में उसने अपनी बढ़ा दी मात्रा, लेकिन सबसे ज्यादा वो खरीद कहां से रहा है? 81% हथियार वो किससे खरीद रहा है? चीन से खरीद रहा है। चीन से हथियार के लिए वो सबसे ज्यादा निर्भर है। फिर उसके बाद पाकिस्तान को तुर्की से भी मिलता है, तो कुछ मात्रा में तुर्की से ही, लेकिन सर्वाधिक मात्रा देखिए तो चीन से है। तो चीन खुलकर समर्थन कर रहा है हथियार देने के मामले में। खुलकर किसे दे रहा है? पाकिस्तान को। भारत जो है देखिए तो भारत चीन से नहीं ले रहा है, वहीं भारत के बगल में ही चीन है, लेकिन पाकिस्तान ले रहा है। तो ये रिश्तों को बताता है, रिश्तों की उलझनों को बताता है कि हमारा भरोसा किस पे है और हम किससे डील कर रहे हैं। फिर उसके बाद यूरोपीय और जो नाटो सदस्य देश हैं उनके बारे में देखिए, उनकी क्या स्थिति है। तो 2015 से 19 के मुकाबले 105% बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? यूरोप के नाटो देश क्यों इतना ज्यादा हथियार खरीद रहे हैं? दुगना कर दिया हथियार खरीदना पिछले 5 सालों में। क्यों? क्योंकि रूस यूक्रेन का संघर्ष जो है यूरोप के अंदर का संघर्ष, और इस यूरोप के अंदर के संघर्ष में आप देखें तो हवा लगती रहती है, चर्चाएं होती रहती है, सपोर्ट किया जा रहा है, कभी बातचीत हो रही है। तो ये डर बना रहता है आज की बातचीत कल की मारामारी ना हो जाए, तो वो तैयारी तो रखनी पड़ेगी। तो देशों के हथियार आयात का 64% हिस्सा यूएसए से आया। तो आप देखें कि जो नाटो देशों का हथियार है वो बढ़ा है, आयात 105% हुआ है 2015 से 19 के मुकाबले 2020-24 में। लेकिन बात क्या है? बात यह कि रूस नहीं बेच रहा इन्हें अमेरिका बेच रहा है। अमेरिका ने इन्हें बेचा है 64%, तो अकेले अमेरिका ने बेचा है। भारत और पाकिस्तान का हथियार आयात अगर देखें तो भारत ने वैश्विक आयात में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। हालांकि आपने देखा था 9.3% की उसने कमी की है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान से ज्यादा उसका आयात है, जबकि पाकिस्तान ने आयात में 61% का इजाफा किया है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान जितना इजाफा कर ले, हम जितना कम कर ले, अभी भी डिफरेंस बना हुआ है, हम ज्यादा ही आयात कर रहे हैं। उसके बाद मध्य पूर्व और अफ्रीका में आयात में गिरावट आई है। अब आप ये देखिए मध्य पूर्व में हथियार आयात में 20% की गिरावट आई है। खासकर सऊदी अरब के आयात में 41% की कमी है।
तो अब उसके बाद अफ्रीका में 44% की गिरावट आई है, जबकि उप सहारा अफ्रीका में आयात में मामूली वृद्धि हुई। क्यों? क्योंकि ये वो क्षेत्र है उप सहारा अफ्रीका वाला जहां पे संघर्ष हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो तुलनात्मक रूप से अगर अफ्रीका में कहीं वृद्धि हुई है तो यही हुई है, लेकिन बाकी जगह तो हम कमी देखते हैं और मध्य पूर्व में भी कमी देखते हैं। तो ये वो क्षेत्र है, इन पे ध्यान रखना है। अगर अंदाजा लगाना हो तो याद रखिएगा कहां पे कमी हुई है। फिर उसके बाद आगे देखिए, यूरोपीय देशों का हथियार आयात जो बढ़ा है, इस पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हथियार आयात में आंकड़े थोड़ी सी अलग है, लेकिन वृद्धि हुई है। ठीक है, उस पे ध्यान रखिए। अब आगे देखिए, वैश्विक हथियार निर्यात में बदलाव। अमेरिका ने वैश्विक हथियार निर्यात में 43% हिस्सेदारी प्राप्त की, पहले 35% थी। अमेरिका जितना हथियार बेच रहा है पिछले 5 साल में, वो पहले के 15 से 19 की तुलना में अब ज्यादा है। तो अमेरिका को देखा जाए तो दुनिया में जो भी संघर्ष हो रहा है उसका फायदा मिला है। दुनिया में चाहे रूस लड़ रहा है, यूक्रेन लड़ रहा है, या कहीं पे लड़ाई की स्थिति भी बन रही है, या मनमुटाव भी देशों के बीच में हो रहा है, इसकी वजह से अगर खरीद बिक्री हो रही तो फायदा अमेरिका का बढ़ा है। और ये बात हम जानते हैं कि अमेरिका का जो अर्थव्यवस्था है वो हथियार पे बहुत ज्यादा निर्भर है। फिर यहां पे देखिए हथियारों की बिक्री पे, फिर रूस का निर्यात 64% घटा है और यह तीसरे स्थान पर चला गया। फ्रांस ने दूसरे स्थान पर पहुंचकर रूस को पीछे छोड़ दिया। तो आप ये देखिए, रूस का निर्यात 64% घटा है, क्योंकि रूस तो अपने में ही उलझा हुआ है और हमने खुद अपना रूस से आयात कम कर लिया। तो हम भी एक वजह है इस 64% कम होने की वजह में। और उसके बाद देखिए तीसरे पे चला गया, तो जिसपे हमने भरोसा जताया था, कुछ और देशों ने भी जताया होगा, तो कौन है? वो फ्रांस है। स्पष्ट हुआ? चलिए, फिर उसके बाद वैश्विक हथियार निर्यातक देशों की स्थिति में देखें तो अमेरिका सबसे बड़ा है, 43% हिस्सेदारी उसकी हो गई। दुनिया में 100 हथियार बिक रहे हैं तो 43 कौन बेच रहा है? एक तरह से आप कह सकते हैं अमेरिका बेच रहा है। तो 107 देशों को उसने हथियार बेचे हैं, जिसमें यूक्रेन, सऊदी अरब, जापान ये प्रमुख खरीदार है। यूक्रेन किससे खरीदेगा? सीधी सी बात है, या तो वह यूरोपीय देशों से खरीदेगा या तो वह खरीदेगा अमेरिका से। फिर उसके बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक बनके कौन उभरा है? फ्रांस की जगह, रूस की जगह कौन हो गया है? फ्रांस हो गया है। तो पहली बार ऐसा हुआ कि रूस पीछे चला गया और फ्रांस आगे हो गया। और वजह जो है आप समझ सकते हैं, रूस स्वयं संघर्ष में लगा हुआ है। तो फ्रांस की हिस्सेदारी 9.6% रही। जो यहां पे अमेरिका की 43 है, वो फ्रांस की यहां पे 9.6। और भारत की आपने देखी थी, भारत की हिस्सेदारी भी आपने देखी थी, कितनी हो गई है? 7.6%। ये आयात में, निर्यात में नहीं है, सॉरी, ये यहां पे निर्यात की बात हो रही है। ठीक है, तो चलिए, अब निर्यात में हम बात कर रहे थे, तो अमेरिका का हमने देख लिया 43 और फ्रांस का 9.6। भारत का आयात वाला था तो अलग है वो मामला। फिर उसके बाद रूस निर्यात में भारी गिरावट हम देखते हैं, तो हमने देख ही लिया था, घटकर 64% से घट के 64% घटा है। 64% था नहीं दुनिया के निर्यात का, वो 7.8% घट के पहुंच गया है। ठीक है, अंतर है। फिर उसके बाद 2015 से 19 की तुलना में 20-24 में देखें तो निर्यातों में जो इजाफा कम हुआ है उसका कारण आपसे पूछा जाएगा, आपको पता रहेगा। अब ग्राहक की बात करें, आज के डेट में कौन है रूस के मुख्य ग्राहक? तो भारत, चीन, मिस्र रहे हैं। भारत अन्य देशों से भी खरीदारी कर रहा है, तो वो तो क्यों कर रहा है वो पता चल ही गया है। फिर देखिए, शीर्ष 10 हथियार आयातकों की सूची से जो बाहर हुआ है वो चीन। चीन ने अपना आयात कम किया है, इसकी वजह क्या है? क्या चीन अपनी तैयारी नहीं बना रहा होगा? क्या चीन अपने आप को दुरुस्त करने का प्रयास नहीं कर रहा होगा? कर रहा है, लेकिन वो अपने माध्यम से ही कर रहा है, अपने आप को दुरुस्त, अपने घर के अंदर स्वदेशी होने का प्रयास है। इससे ये भी पता चलता है, ये भी अंदाजा लगता है, ये भी कयास लगाया जा सकता है। तो पहली बार चीन 1990 से 1994 के बाद शीर्ष 10 आयातक सूची से बाहर हुआ है। मतलब आज से देखें तो 30 साल पहले की स्थिति में दिखाई देता है, लेकिन 30 साल बाद फिर से बाहर हो गया शीर्ष 10 देशों से। ठीक है, आयातकों की सूची से बाहर हो गया है। आयात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ तो अपने लिए बना रहा होगा, वो व्यवस्था दिखाई देती है। ठीक है, चलिए, अब उसके बाद निष्कर्षों पे हम बात कर लें तो भारत अब रूस पर कम निर्भर हो रहा है, ये बात समझ में आई, क्योंकि भारत फ्रांस पे अब निर्भर ज्यादा हो गया है और अमेरिका पे भी उसने थोड़ा सा बढ़ा दिया है हथियार खरीदने को लेकर के, लेकिन अभी भी सबसे ज्यादा मात्रा में किससे ले रहा है? रूस से ले रहा है। यूक्रेन पहले नंबर पे है, ये बात स्पष्ट हो गई है। रूस का निर्यात घटा है, जबकि अमेरिका और फ्रांस का बढ़ा है, यानी कि इनको फायदा हुआ है। पाकिस्तान के आयात में वृद्धि हुई है, और जिसमें वो सबसे ज्यादा निर्भर किस पे है? चीन में है। यूरोप और नाटो जो देश हैं वो अपनी सैन्य क्षमताएं मजबूत कर रहे हैं, इसलिए इनका आयात भी बढ़ा है, जिसमें अमेरिका ने इनकी आयात को लेकर के, यानी हथियारों को बेचने में, इनको हथियार बेचे कुल मिला के। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए अन्य कुछ बातें हैं, जैसे वैश्विक शांति और सुरक्षा पर प्रभाव हम देखें तो अगर हथियारों का बढ़ता आयात निर्यात विशेष रूप से युद्धग्रस्त देशों में होता है, जहां पे युद्ध चल रहे हैं या युद्ध की स्थितियां बन रही हैं, वहां पे इतनी ज्यादा मात्रा में इजाफा होगा तो वैश्विक सुरक्षा स्थिति को यह प्रभावित तो भविष्य में कर सकता है, या इस बात का एक डर बना रहेगा, या इसकी वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक टेंशन बनी रहेगी। टेंशन जब बनी रहती है तो ग्रोथ में उसका असर पड़ता है। फिर रूस यूक्रेन युद्ध ने यूरोप और अन्य क्षेत्रों में हथियारों के आयात में वृद्धि की है, जिससे शक्ति संतुलन में बदलाव आ रहा है। फिर उसके बाद अमेरिका का प्रभुत्व अगर हम देखें तो वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद हम देखें कि यूएसए के लंबे रेंज जो क्षमताएं वाले लड़ाकू विमान हैं या हथियार हैं, मिसाइल हैं, उनका निर्यात बढ़ रहा है। जैसे यूक्रेन ने हम बहुत सारे मामलों में देखा लंबी रेंज वाले मिसाइलों का उपयोग किया है इस लड़ाई में, खबरें आई थी अभी हाल ही में, रूस ने भी ये बात कही थी। फिर ये यहाँ पे देखिए जो हमने शक्ति संतुलन की बात की वो मायने रखता है। रूस यूक्रेन युद्ध ने यूरोप और अन्य क्षेत्रों में हथियारों के आयात में वृद्धि की है, तो शक्ति संतुलन में बदलाव क्या आया कि जो देश ज्यादा हथियारों को लेकर के सक्रिय नहीं थे, चौकन्ने नहीं थे आयात करने में, वो भी कर रहे हैं, तो इससे एक संतुलन में तो बदलाव दिखाई देता ही है। तो ये मुख्य बातें जो हैं, चीन का हमने जैसे देखा रक्षा उद्योग में हम देखते हैं वो अपना स्वदेशी होने का प्रयास कर रहा है, उत्पाद बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि उसने आयात कम कर दिया है। फिर नए आपूर्तिकर्ता बाजार में उभरे हैं, ये भी पता चला है। वैश्विक हथियार व्यापार में जो असंतुलन देखने को बढ़ा है, वो असंतुलन की जो वजह है वो भी स्पष्ट है। वो वजहें बहुत सारी हैं। वजह है कि अलग अलग क्षेत्रों में जो तनाव की स्थिति है, संघर्षों की स्थिति है। दूसरी बात चिंताएं हैं। उसके अलावा हम देखें तो एक राजनीति का असर जो पड़ता है, राजनीति का असर पड़ता है, क्योंकि राजनीति से ही एक हम देखें तो स्थितियां थोड़ी सी कड़क होती हैं या नरम होती हैं और उसका प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, तो ये मुख्य बातें थी जो हमें जानना जरूरी थी इस पूरे रिपोर्ट के आधार पे। अब आ जाते हैं, हम एक सवाल देख लेते हैं। जितना कुछ भी हमने देखा था, सवाल बहुत साधारण सा है, उम्मीद है कि आप इसका जवाब यूं ही दे देंगे, लेकिन जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। सिप्री की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन है? अमेरिका, भारत, पाकिस्तान या यूक्रेन? इस सवाल का जवाब आप कमेंट करके जरूर दीजिएगा, क्योंकि जवाब देंगे तो हमें बेहतर करने की प्रेरणा तो मिलेगी ही। तो ये थी आज के पूरे का पूरा सेशन। अब आगे बढ़ने के पहले एक बार फिर से एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि जो भी विद्यार्थी चाहते हैं कि अपनी तैयारी को आसान कर सकें और दृष्टि आईएएस को अपनी तैयारी का, अपनी सफलता का साथी बना सकें, उनके लिए खास मौका है। मौका क्या है कि इस होली के अवसर पर उनके लिए सारे ऑनलाइन कोर्स जो दृष्टि आईएएस के हैं उन्हें 60% कम कीमत पर मिलने वाले हैं। तो ये ऑफर रहने वाला है 12 मार्च तक, और अब समय चूंकि बहुत कम बचा है, तो अगर आप इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आप कॉल कीजिए। नंबर अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। कॉल करने का मकसद क्या है कि आपके मन में कोई भी संशय है या आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप कॉल करेंगे, संवाद होगा, सॉल्यूशन निकलेगा। नंबर है 8750187501। तो ये नंबर मैं बोल रहा हूं 8750187501। कोई भी संशय है, आपको कोर्स के बारे में जानना है कि किस प्रकार से उन्हें इस छूट का लाभ मिलेगा, किस किस कोर्स में है या कोर्स में क्या विशेषताएं हैं, सब आपको पता चलेगा। इनफैक्ट जो बुक्स है दृष्टि पब्लिकेशन की वो भी 40% कम कीमत पर मिलेंगी। जो टेस्ट सीरीज है ऑनलाइन वो भी आपको 40% कम कीमत पर मिलेंगे, और सारे ऑनलाइन कोर्स जो भी ऐप में अवेलेबल हैं सब आपको मिलेंगे 60% कम कीमत पे। लेकिन जाने से पहले आखिरी बात कि 12 मार्च तक यह ऑफर है, तो यह मौका चूक ना जाए, ये जानकारी आप तक उपलब्ध रहे, यही बताना था। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए क्या करना है? स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, पढ़ते रहना है। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।